पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। रिटायरमेंट पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक 60 वर्ष की आयु के बाद लोगों को महंगाई, इलाज के खर्च, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पारिवारिक सहयोग जैसे कई कारणों की कमी सबसे ज्यादा सताने लगती है। वहीं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फिक्स इनकम के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी लोगों की रुचि बढ़ रही है। तो आखिरकार रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय किन बड़े फैक्टर्स का ध्यान रखने की आपको जरूरत है, यानी दूसरी पारी की कैसे करें तैयारी, इसी पर करने वाले हैं आज खास चर्चा। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। अजीत मेनन, सीईओ PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड, और पंकज मटपाल, MD ऑप्टिमा मनी। अजीत जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही पसंदीदा, बहुत ही प्रचलित एक टॉपिक है जो हमारे दर्शकों को भी खूब पसंद है, लेकिन जितना लोग इसे सुनना पसंद करते हैं, क्या वाकई इसको करना भी पसंद करते हैं? ये आज काफी हद तक बात क्लियर हो जाएगी। और क्योंकि अजीत जी हमारे साथ हैं, उनसे हम पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि न सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग सर, जो निवेश का पूरा एक नजरिया है पिछले 2 या 3 सालों में कितना बदला है। ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट में आना, वो किस तरफ बढ़ा है? जी बिल्कुल स्वाति, और हमने PGIM इंडिया में ये जो रिटायरमेंट रिसर्च किया हुआ है नीलसन NIQ के साथ, हमने पैंडेमिक से पहले भी एक रिसर्च सर्वे किया था और पैंडेमिक के बाद भी। तो हमें ये 2 सर्वेज में एक डिफरेंस ये दिखने को मिलता है कि लोगों ने पैंडेमिक के बाद बिल्कुल रिटायरमेंट पे ध्यान देना काफी हद तक इंक्रीज किया है। पहले जब 49% इंडियंस ये कहते थे कि हम रिटायरमेंट के लिए रेडी हैं, इस सर्वे में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 67% ऑफ इंडियंस ने ये कहा इस सर्वे में कि हम रिटायरमेंट के लिए रेडी हैं। और सबसे ज्यादा जो फर्क हमें देखने को मिला है इस सर्वे में, वो ये कि लोगों ने अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा पैंडेमिक के टाइम पे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई काफी हद तक बढ़ चुकी है, या नौकरी और जॉब्स पे रिस्क है। ये एस्पेक्ट्स वो पहले इतने हद तक वो उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद हमने रेस्पॉन्सेज में ये देखा कि लोगों के अवेयरनेस में ये बिल्कुल फैक्टर्स हैं सामने। और मेरे हिसाब से मुझे जो सबसे एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा लगा इसमें, वो ये कि लोग जब प्लानिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने जिम्मेदारियों को ऐसे लेकर के देखते हैं कि हम ये हमारे फैमिली के लिए कर रहे हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैंडेमिक में के बाद वाली जो सर्वे है उसमें हमें ये देखने को मिला कि लोग कुछ हद तक अपने खुद पर भी फोकस करना चाहते हैं। एक सेल्फ आइडेंटिटी की बात जो है वो आगे निकल के आ रही है। और हमने ये एक्सपेंसेस में भी देखा कि लोग एजुकेशनल लोन्स या हमारे स्किल्स, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये कुछ इंसाइट्स हैं इस सर्वे से जो हमें काफी हद तक अलग लगा रिटायरमेंट के मामले में। रिटायरमेंट जो सब्जेक्ट है स्वाति, जैसे आपने कहा, काफी लोगों के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, और वो इसलिए क्योंकि हमारा सर्वे ये कहता है कि लोग खुशी के लिए, खुशी के जो मौके होते हैं, हैप्पी आउटकम्स जिसको कहते हैं, सिर्फ हैप्पी आउटकम्स के लिए प्लान करते हैं। और काफी हद तक लोगों के लिए रिटायरमेंट एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो शायद इसलिए लोग इसको ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते। लेकिन जो ट्रेंड्स दिख रहा है, आई होप दैट ये ट्रेंड्स आगे भी होल्ड रहे। बिल्कुल। तो बदला है निवेश पर नजरिया लोगों का। और कुछ जो अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं, हम RBI की रिपोर्ट्स की भी बात करेंगे, या फिर जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये भी कहते हैं पिछले कुछ समय में, और मैं पंकज जी से इस पर रिस्पांस चाहती हूँ कि लोगों का जो बचत का जो एक मूल जो मंत्र होता था कि हमें बचत करनी है, उसमें भी काफी हद तक बदलाव आया है। लोग खर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है पिछले 2-3 सालों में पंकज जी, कि बचत कुछ कम हुई है, सेविंग से ज्यादा लोग खर्च करना चाह रहे हैं, या उससे उसमें उन्हें लोन लेने में भी परहेज नहीं है, कर्ज लेने में भी परहेज नहीं है। वो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी जी ली जाए। स्वाति, बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं जो आप कह रही हैं। और ये
सर्वे भी इस बात को प्रूव करते हैं बहुत सारे, कि कोविड के बाद में लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। और हमने देखा है कि अगर आप पर्सनल लोन की बात भी करें तो ये आंकड़े बहुत बढ़ गए हैं, लोन लोग बहुत ले रहे हैं। तो इससे भी बात साबित होती है कि लोग खर्चा करना चाहते हैं। और क्योंकि कोविड में लोगों को टाइम मिला सोचने के बारे में, अपने खुद के बारे में, तो कई चीजें देखने को मिली। एक तो जैसे कि पहले लोग मेट्रोज की हम बात करें तो छोटे घरों में रहते थे, लेकिन उनको एहसास हुआ कि उन्हें बड़े बड़े घर में रहना चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, एम्यूनिटीज होनी चाहिए। तो उस तरह से लोगों ने छोटे घर से बड़े घरों में शिफ्ट करना शुरू किया, वहां पर खर्च किया। और दूसरी बात, घूमने फिरने की जहां तक बात है, तो कई लोगों के मन में ये बात आई कि जिस तरह से लोगों ने कोविड की सिचुएशन को देखा कि कल क्या होगा पता नहीं, पर कम से कम आज तो जिंदगी जी ली जाए। और इसको देखते हुए लोगों ने अपने ऊपर, चाहे वो घूमने फिरने की बात हो या फिर कोई भी शौक पूरे करने हो, उन पर खर्च करना भी बढ़ा दिया। तो जहां तक हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की, तो डेफिनेटली लोगों में इस बात को लेकर भी जागरूकता है कि फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तो पैसे होने चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि अपने आप पर खर्च करना और ये खर्चा जो बढ़ रहा है, तो उससे बचत पर असर पड़ रहा है, बचत कम हो रही है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और अजीत जी, जो पूरा जो एक आय का गुणा भाग होता है, या हम इनकम एलोकेशन कहें अगर, तो आपकी नजर में आजकल लोग अपनी आय को किन हिस्सों में बांट रहे हैं? हम यूजुअली कहते थे, जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत गोल्डन रूल भी कहता है कि 50-30-20 का रूल अपनाइए आप, जिससे आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो अपने बचत है, जो अपने इन्वेस्टमेंट है, उसको अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ये जो आजकल की इनकम एलोकेशन हो रही है, वो किन किन तरफ हो रही है? स्वाति, हमारे सर्वे में जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को लेकर के हमने जो आंकड़े देखे, उसमें एक्सपेंसेस जो है पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक में के बाद में भी हमें उतना कुछ फर्क नहीं दिखा। अप्रोक्सीमेटली 59% एक्सपेंसेस हैं, और बाकी के जो हैं वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोग इन्वेस्ट रख रहे हैं। उसमें 11% करीब इंश्योरेंस और बाकी के जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अगर हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा सा और बारीकी से अगर देखें, तो यहाँ ये देखने को मिलता है कि लोग आज भी जब अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस और एन्युइटीज और गोल्ड, ये जो 3 कैटेगरीज हैं, 50% से भी ज्यादा लोगों ने सर्वे में ये कहा कि प्रेफरेंस इन तीनों चीजों पे है। अगर हम ये देखें कि 20% से 50% के बीच में क्या है वो चीज जो आते हैं, तो पोस्टल सेविंग्स नेक्स्ट आता है गोल्ड के बाद। और पहली बार ये देखने को मिला कि म्यूचुअल फंड्स, करीब 23% लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया कि हम म्यूचुअल फंड्स भी यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमें एक देखने को मिला है कि कहाँ पे लोग एलोकेट कर रहे हैं। और हमें ये देखकर भी काफी एक पॉजिटिव व्यू मिलता है कि एनपीएस, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, वो भी लोगों के अवेयरनेस में 15% लोगों ने ये रेस्पॉन्स दिया कि हम एनपीएस देखते हैं। पिछले सर्वे में इट वाज ओनली 5%। और पीपीएफ को लेकर के 13% लोगों ने कहा कि हम पीएफ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो पिछले सर्वे में 3% था। तो प्रोग्रेस बिल्कुल दिखने को मिलता है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस एन्युइटीज और गोल्ड की तरफ है। तो ये एक ट्रेंड समझ में आता है कि दरअसल लोगों का पैसा जा कहां पर रहा है, वो कितना खर्च कर रहे हैं या कितना पैसों को बचा रहे हैं। उससे ये समझ में आता है कि हम लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग होती है उसके प्रति कितने ज्यादा अवेयर हैं। क्योंकि आंकड़ों की ही बात हो रही है, तो पंकज जी, एमसी के आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि एसआईपी के नंबर तो धुआंधार हैं। 16,000 करोड़ के पार पहुंचे, ऑलमोस्ट टचिंग 17,000 करोड़। लेकिन एक और रिपोर्ट ये भी कहती है कि लोग एसआईपी शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर रिडीम भी हो रही है एसआईपी। मतलब एसआईपी छोटे समय के लिए, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कैसे माने हम? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम टोटल एसेट की बात करें म्यूचुअल फंड के, या फिर हम एसआईपी बुक की बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जो आपने कहा कि लोग जो प्लानिंग करते हैं और एसआईपी बंद करते हैं,
तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये है कि एसआईपी बंद होके और दूसरी स्कीम में स्टार्ट हो जाए तो भी वो एसआईपी बंद दिखाई देगी। तो ऐसा भी है कि स्कीम में बदलाव भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये डायरेक्ट प्लान्स में लोग इन्वेस्ट करना लोगों ने शुरू किया है, तो उसका जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये भी देखा जाता है कि अक्सर जिस तेजी से शुरुआत करते हैं उसी तेजी से वहां पर चेंजेस भी कर देते हैं। तो जब बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती है मार्केट के बारे में या स्कीम्स के बारे में, तो कई बार वो भी कारण होता है शुरू करना और बंद करने के लिए। दूसरी बात यह है कि गोल को लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अक्सर निवेशक जब स्टार्ट करते हैं तो एक वेल्थ क्रिएट करनी है, बस ये एक ऑब्जेक्टिव होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स, और ये नहीं सोचते हैं कि मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है। यदि आप गोल को लेकर इन्वेस्ट करेंगे, हम चाहे रिटायरमेंट की बात करें या कोई भी दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल हो, तो आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे। अदरवाइज यही होता है कि शुरुआत होती है फिर बंद भी कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहली बात यह है कि जो हम बात कर रहे हैं कि असेट बढ़ रहा है और एसआईपी बुक साइज बढ़ रहा है, उसकी वजह तो मुझे लगता है कि एमपी की जो कैंपेन है म्यूचुअल फंड सही है, वो बहुत ही हेल्पफुल रही है। काफी अवेयरनेस आई है उससे, और लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल फंड के प्रति जो एक अवेयरनेस है वो बड़ी है। लेकिन अभी बस जो फाइनेंशियल गोल्स को लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, वो थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। बिल्कुल। अब क्योंकि हम रिटायरमेंट की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अजीत जी, जिसको हम कहते हैं दूसरी पारी या सेकंड इनिंग्स, क्योंकि यहाँ से जिंदगी के कुछ नए चैलेंजेस, नई खुशियां, नए माइलस्टोन्स की शुरुआत होती है। अब वो रिटायरमेंट किसी भी एज में हो सकती है। ऑफिशियल फिगर तो 60 कहा जाता है, पर अब वो बीते दिनों की बात हुई कि आप 60 पे रिटायर होते थे। आप खुद अब डिसाइड करते हैं कि आपकी रिटायरमेंट एज क्या हो। पर जो रिटायरमेंट के बाद की जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो कौन सी सबसे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसको? सबसे बड़ा फैक्टर स्वाति होता है हेल्थ। तो हम पैसों के मामले में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट बिल्कुल हेल्थ का होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एज एज प्रोग्रेसेस हमने ये देखा है कि ये रिटायरमेंट के प्रति जो नेगेटिव व्यू है लोगों के, इट इज बिकॉज वो आसपास के लोगों को देखते हैं, अपने फैमिली में देखते हैं जो लोग रिटायर्ड हैं कि वो कुछ काम नहीं कर रहा बिल्कुल, लेकिन हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए अगर आप यंग हो और यूर अप्रोचिंग रिटायरमेंट इज अबाउट योर हेल्थ। क्योंकि एक्सपेंसेस भी जो है, जो भी आपने कॉर्पस जोड़ रखे हैं कि आपके रिटायरमेंट के लिए, उस एक्सपेंसेस में भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, और मेडिकल एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर अगर कहा जाए वो ये है कि अगर आप, जैसे कि पंकज जी कह रहे थे कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के, गोल्स को लेकर के अप्रोच नहीं है आज। देखिए, लोग खुशी के मौके या खुशी के आउटकम्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारे सर्वे में भी देखने को मिलता है। तो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की सिक्योरिटी, स्पाउस के लिए, अपने घर गाड़ी के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे जितने भी गोल्स होते हैं स्वाति, इसके लिए अगर कहीं कुछ गैप हुआ तो हमें लोन मिल सकता है। रिटायरमेंट एक ऐसा सिंगल फाइनेंशियल गोल है लोगों के लिए जिसमें अगर कोई गैप आया तो आपको कन्वेंशनल कोई लोन नहीं मिलता। तो प्रायोरिटाइज करना, वेदर यू आर यंग और यू आर अप्रोचिंग रिटायरमेंट, अकॉर्डिंग टू मी सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं एक फैक्टर बताऊं तो ये कि प्लीज ये जानकारी रखिए कि आपके सारे जितने भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होते हैं, रिटायरमेंट वो एक ही ऐसा गोल है जिसके लिए आपको लोन नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको जितनी जल्दी से शुरुआत आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए बिल्कुल, ताकि आपको वो मार्केट की कंपाउंडिंग जैसे एडवाइजर्स बताते हैं वो आपको मिले। और तीसरा फैक्टर मैं ये कहूंगा कि काफी लोगों ने जो कहा है कि वो रिटायरमेंट के लिए रेडी है, हमारे सर्वे में 67% लोगों ने कहा। जब हमने देखा कि उनमें से कितने लोगों ने किसी एडवाइजर का हेल्प लिया हुआ है, तो वो
नॉट इवन 30% लोगों ने, 30% लोगों ने एडवाइस दिया था। उसमें भी उस 30% में भी 75% लोगों ने इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एजेंट्स से एडवाइस लिया हुआ है। इंश्योरेंस करने का मतलब यह है कि मैं प्रिपेयर्ड हूं अपने लॉन्ग टर्म के लिए। तो अपने प्लान्स को एक एक्सपर्ट, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करना, ये भी एक फैक्टर है जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत काम आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ना सिर्फ आप एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान बनाएं, बल्कि कहां से आप सलाह ले रहे हैं ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि ज्यादातर सलाह हमारे घर, हमारे आसपास लोगों से ही आती है, लेकिन सही सलाह आपको वही दे सकते हैं जो कि जिन्होंने इसकी पढ़ाई की है, जो कि इसके एक्सपर्ट हैं, जैसे हमारे साथ अभी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इसलिए ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग आपको करनी कैसे है, कहां पर आपको आप पैसे लगा सकते हैं रिटायरमेंट के लिए, रेगुलर आय के लिए आपके पास क्या निवेश विकल्प है। चर्चा थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। वेदांत चांद, ब्यूटीफुल फ्लोरिंग, वर्मोरा, मजा आ गया। न्यू स्टाइल, वर्मोरा टाइल्स, फ्लोरिंग ब्यूटीफुल बनाने का न्यू स्टाइल। प्लस डी, ये है मीरा टीचर, हर चीज में देती है ये नंबर 90 on 100। परफेक्शनिस्ट कहलाती हैं ये अक्सर। पतंजलि हनी सबको उतारती हो कसौटी पर, जरा अपने हनी को भी दे दो नंबर। पतंजलि हनी, इसके पूरे 100 में 100। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में, और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी, 100 में 100। दूसरी पारी की तैयारी, रिटायरमेंट प्लानिंग पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ अजीत मेनन और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ हैं, उनसे कर रहे हैं खास चर्चा। अब रिटायरमेंट प्लानिंग के दौरान आपको किन बातों का रखना है ख्याल, ये तो हमने समझ लिया कि सेहत, महंगाई, सेहत में भी जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो आपकी रिटायरमेंट की पूंजी को खा सकती है, इसलिए आपको तैयारी बहुत पहले से करनी चाहिए। अब खास तौर पर रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट की तैयारी के दौरान, दोनों में विकल्प पंकज जी आपसे जानना चाहती हूँ कि खासतौर पर जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कहाँ पर पैसे लगा सकते हैं जिससे कि उनके पास एक अच्छी खासी रकम हो। बिल्कुल स्वाति जी, अजीत जी ने जो बताया ब्रेक पर जाने से पहले, उसी बात को एक थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि ये कहना कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ रिटायरमेंट के एक बात है, लेकिन क्या आप सच में प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं। रिटायरमेंट के पहले की बात हो या रिटायरमेंट के वक्त भी इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको डिसाइड करना हो, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो पैसा जो आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं वो सफिशिएंट होगा, और रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा आपके पास है वो कितने लंबे समय तक चल पाएगा। आपने जो कहा कि किस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको पैसे की सेफ्टी भी देखनी है, लेकिन साथ में ये भी जानना जरूरी है, ये भी समझना है कि वो जो पैसा आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है वो लंबे समय तक चल सके। यदि कोई बात करता है कि 60 इयर्स की एज में रिटायर हो जाएंगे, तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 इयर्स, 90 इयर्स या उससे भी अधिक हो, तो अगले यदि आपको 30, 35, 40 साल जीना है उस पैसे के ऊपर, तो इन्फ्लेशन का ख्याल रखना जरूरी है। तो कुछ स्कीम जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स हैं, तो सेफ्टी के लिए कुछ पैसा जरूर यहाँ पर निवेश करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि थोड़ा इक्विटी का कंपोनेंट आपके पोर्टफोलियो में जरूर हो। जब यंग है तब तो करना ही है, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त भी आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकें और लंबे समय तक जो भी पूंजी जुटाई है वो चल सके। बिल्कुल, तो लंबे समय तक पूंजी जो जुटाई है वो चलती रहनी चाहिए, और पूंजी से भी पूंजी आपको इकट्ठा करनी है। अगर हम साथ ही रिटायरमेंट की एज माने, तो उसके बाद के आपको 20 या 30 साल वो अगर पूरे करने हैं अच्छे से, फाइनेंशियली हेल्दी रहकर करने हैं, तो आपको अच्छी प्लानिंग करनी होगी, जैसा पंकज जी भी बता रहे हैं। तो अजीत जी, ऐसे में आपने जो स्टडी किया अपने इर्द गिर्द,
रिटायरमेंट के लिए खासतौर पर लोग पैसा लगाना पसंद कहाँ करते हैं? हमें मालूम है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी आकर्षक दरों पर एफडी पेश की जाती है बैंकों की तरफ से। जैसा जिक्र सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का भी पंकज जी ने किया, म्यूचुअल फंड की भी बहुत सारी स्कीम है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ा जो निवेशक के कंजर्वेटिव भी हो जाते हैं। तो पसंद क्या है सीनियर सिटीजन्स की रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद हमारे सर्वे में जो हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोग आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, इंश्योरेंस एन्युइटीज, गोल्ड, पोस्टल स्कीम्स, इसमें लोग निवेश करना चाह रहे हैं। सारे ही एज ग्रुप्स, भले वो यंग हो या ओल्ड हो, आज भी देखने को यही मिलता है कि यही प्रोडक्ट्स हैं जिनमें लोग लगाना चाहते हैं पैसा अपना रिटायरमेंट के लिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर हम विमेन की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, तो यहाँ पे अवेयरनेस, जैसे कि पंकज जी ने कहा, एम्फी की जो कैंपेन्स हैं उसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ने की वजह से जिन लोगों ने कहा कि मैं रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान बना रहा हूं, तो उन लोगों में म्यूचुअल फंड की जो एक पोर्शन है वो देखने को मिलता है कि वो ज्यादा है कंपेयर टू ओनली डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स और एफडीज और एनीथिंग एल्स। तो एक ये तो डेफिनेटली दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड्स की जो प्रेफरेंस है लोगों में, वो हर एज ग्रुप में जहां पे अवेयरनेस है इट इज इंक्रीजिंग। और एनपीएस और पीएफ दोनों में भी इंक्रीज दिखने को मिलता है कि लोग जो फॉर्मल जो लोग हैं, फॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं, वो पीएफ और एनपीएस में भी पैसा जोड़ रहे हैं फॉर रिटायरमेंट। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो दो स्टेजेस जो हैं, भले वो यंगस्टर्स हों, एक्यूमुलेशन फेज हों जिसको कहते हैं, या रिटायरमेंट के बाद जो इनकम विड्रॉल का जो फेज हो, पहले स्टेज के लिए रिकमेंडेशन यही होता है कि आपके पास समय है तो आप अगर कंजर्वेटिव हो तो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी, जैसे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जैसा होता है म्यूचुअल फंड्स में, ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा कैटेगरी है। और अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप चाहते हो कि आप लंबे समय तक पैसा रखना भी चाहते हैं, आप रिटर्न्स चाहते हैं, तो डिवर्सिफाइड इक्विटी की जो कैटेगरीज हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और मल्टी कैप कैटेगरी खास करके मेरे हिसाब से आर गुड कैटेगरीज जहां पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो इनकम क्रिएट करना है, जो सेकेंड इनिंग्स की जो फेज है, वहां पर म्यूचुअल फंड्स में हाइब्रिड कंजर्वेटिव की जो कैटेगरी है, जहां पर इक्विटी की आंकड़ा जो होता है बिल्कुल 25% होता है, कम होता है, तो उस कैटेगरी में आप अपने पहले 10-12 साल की जो रिक्वायरमेंट है वो आप उसमें लगा सकते हैं जहां पे वॉलेटिलिटी कम हो। और जो रिक्वायरमेंट आपको 10 साल के बाद के रिक्वायरमेंट्स जहां पर आपकी आती है, वो आप बिल्कुल हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में लगाएं। और सरप्लसेस अगर हो तो आप इक्विटी में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि उस इक्विटी से आपको विड्रॉ नहीं करना पहले 10-15 सालों में, जहां पे आप इनकम जो है हाइब्रिड कंजर्वेटिव कैटेगरी से विड्रॉ कर रहा हो। मैं एक लास्ट पॉइंट यहां बोलना चाहूंगा कि एक रिटायरमेंट इमरजेंसी फंड जो आप भले फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहे, एक 6-8 या 1 साल की जो एक्सपेंसेस होगी आपकी, एक रिटायरमेंट इमरजेंसी फंड बनाना एक बहुत अच्छा टिप है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी कि जो आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, अनएक्सपेक्टेड सा कुछ इवेंट्स हो जाए, ग्लोबली हो जाए, इंडिया में हो जाए, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगर ऊपर नीचे हो, तो आपको एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। उस वक्त आपकी इनकम जो आप विड्रॉ कर रहे हो, तो आप वो अपनी इमरजेंसी फंड से विड्रॉ करें, क्योंकि ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि डिसलोकेशंस भी हो 6-8-9 महीनों में वो वापस मार्केट जो है कुछ नॉर्मलसी बिल्कुल रिटर्न होती है। तो आप ऐसे स्मार्ट स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। फाइनल रिकमेंडेशन, ये सारा एडवाइस करने के लिए प्लीज एक एडवाइजर का हेल्प आप ले लीजिए, एक ट्रस्टेड एडवाइजर का हेल्प अपने फैमिली और फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन से प्लीज लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और क्योंकि आपने बात की कि मुश्किल भरे दिनों के लिए या इमरजेंसी के लिए एक रिटायरमेंट इमरजेंसी कॉर्पस रखने की जरूरत है, डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट सजेशन है। इसके अलावा यूजुअली पंकज जी हम देखते हैं कि जब हमारे कमाई वाले, एक्टिव कमाई वाले दिन जब चले जाते हैं, हमें रेगुलर आय की जरूरत भी पड़ती है। आपकी नजर में एक अच्छा रेगुलर आय का विकल्प क्या हो? देखिए, एक प्रोडक्ट से आप नहीं तय कर सकते, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स रखने होंगे। और जैसा अभी बात चल रही थी, अजीत जी ने बताया कि आपको पहले इमरजेंसी फंड तो रखना जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी होनी चाहिए किसी भी वक्त पर। यदि पैसे की जरूरत पड़ती है
तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इक्विटी में इन्वेस्ट किया है उसको आप विड्रॉ करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास डेफिनेटली कुछ पैसे, चाहे वो शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट्स हो या फिर कुछ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो, वहां पर पैसा पार्क करना ही चाहिए। उसके अलावा जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, ये एक अच्छी स्कीम मैं मान सकता हूं, क्योंकि इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अक्सर बेहतर होता है कंपेयर टू अदर डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, और गवर्नमेंट की गारंटी है। और अब तो क्योंकि लिमिट भी 30 लाख कर दी गई है एक अकाउंट में, तो यहां पर पैसा पार्क किया जा सकता है जहां पर आपको रेगुलर आय मिलती रहती है। उसके अलावा फिर आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके SWP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं, और उसके जरिए अपना कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने पैसों को अलग अलग असेट क्लासेस में और अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा नहीं है कि आपको सारे पैसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी में करने हैं। आपके पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से लेकर और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के हाइब्रिड फंड्स की चॉइसेस हैं। उस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर वेल डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एलोकेट डिफरेंट असेट क्लासेस में और स्कीम्स में करना होगा। बिल्कुल, तो ये कुछ तरीके हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे अजीत जी, पंकज जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बची।